जय हिंद। 28 अक्टूबर की सुबह के वक्त में ये वीडियो शूट करा जा रहा है 2022 में, क्योंकि 29 अक्टूबर 2022 को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का संबंध अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से है। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हर 2 से 4 महीने पे कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है किसी ना किसी स्टेट में, और उसी के संदर्भ में होते हैं प्रवेश परीक्षाओं के, लेकिन उसी के संदर्भ में होती हैं प्रवेश परीक्षाएं। तो 2 कोर्सेज या सीट या वैकेंसी के लिए प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं 29 अक्टूबर को। उसी के बारे में करनी है आपसे बातचीत, ठीक है। पैटर्न के विषय में सिलेबस नहीं बताएंगे, संभावित अध्याय बता देंगे आपको, और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड और उस पर जवाब देना है ये बता देंगे आपको। और स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन दोनों के विषय में डिटेल में आपको जानकारी मैं दे दूंगा। इन जानकारी का सोर्स भी आपको दे दूंगा, जो कि वेबसाइट ही है, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्कूल टीचर के लिए आपने अप्लाई किया हो या रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई किया हो, वीडियो एक ही होगा, 2 पार्ट में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि समय बेहद कम है मेरे पास भी और आपके पास भी। तो वीडियो को उतना ही देखिएगा जितना आपके मस्तिष्क में चीज़ें बैठ सकें, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से बदहजमी हो जाती है, और ज़्यादा कचरा दिमाग में डाल लेने से जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं वह भी इफेक्टेड हो जाती है नेगेटिव रूप में, ठीक है। तो कम सुनिएगा, ज़्यादा समझिएगा। यदि ज़्यादा सुनेंगे तो बहुत देर लगेगी उसको समझने में, इसीलिए जो हिस्सा आपके काम का है उसी को सुनिएगा, जो बातें आपके काम की हैं उसी को समझिएगा। और सुनने और समझने के बाद भी कोई बात समझ में ना आए, कोई आपत्ति हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके सवालों के लिए ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। स्कूल टीचर पहले इसकी बात करेंगे, फिर रिसोर्स पर्सन की बात करेंगे। एंट्रेंस का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑफलाइन रहेगा तो आपको सेंटर पे बुलाया जाएगा, वहाँ पेपर दीजिएगा। ऑनलाइन रहेगा तो लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी टेक्निकल इशू के लिए ये बहुत से वीडियो बनाए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहली बात, जिन्होंने भी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करा है ध्यान से सुनिएगा। पहली बात बता रहा हूँ कि लगभग भारत के लगभग 12 से अधिक राज्यों के कई डिस्ट्रिक्ट में ये संस्थान काम करता है, और मूल रूप से ग्रामीण परिवेश में काम करता है, ठीक है ना। और ग्रामीण परिवेश में काम करता है तो मुख्य रूप से इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा ना अभी, इसमें से 100% सवाल आपके पेपर में आएंगे, चाहे स्कूल टीचर हो या रिसोर्स पर्सन के लिए आपने अप्लाई किया हो। बस सवाल की भाषा और सवाल को पूछने का तरीका बदला हुआ होगा, लेकिन सारे सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है। थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको भी चीज़ें मालूम चल जाएगी। ग्रामीण परिवेश में काम करता है ये संस्थान मूल रूप से, चाहे आपने दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किया हो, ध्यान से रखिएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में किस प्रकार की समस्याओं का सामना वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ की शिक्षा को और वहाँ के विद्यार्थियों को करना पड़ता है, और उन समस्याओं का समाधान आपका यदि चयन होता है इस संस्थान में स्कूल टीचर में या फिर रिसोर्स पर्सन के लिए, तो आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बाद में उन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे ये सब आपसे जाना भी जाएगा, पूछा भी जाएगा, समझा भी जाएगा, प्रवेश परीक्षा में भी और साक्षात्कार में भी, ठीक है। बाधाओं के विषय में एक और बात कही गई है कि शिक्षा को हम कैसे सामने वाले के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। जो हमने सीखा है, जो हमने नॉलेज ली है सोसाइटी से अभी तक, जो हमने जाना समझा है, उसको समाज को देने का काम कैसे करेंगे जिससे समाज प्रभावित हो, और साथ साथ बाहरी जो तत्व हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं नेगेटिव रूप से, वह भी आपके अच्छी शिक्षा के कारण पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएं। इसके लिए आप एक शिक्षक के रूप में क्या योगदान दे सकते हैं। और ये जो मैं आपको कहानी सुनाई ना 2 मिनट की, ये इसको बोलते हैं सिचुएशनल एंड कंडीशनल क्वेश्चंस, यानी कि परिस्थिति जनित सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, लघु में या फिर अति लघु में। इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात, K12 यानी K12 का फॉर्मूला क्या है या क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। और ये दोनों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी स्कूल टीचर या रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
अभी मैं आपको डिटेल में स्कूल टीचर के बारे में ही बता रहा हूं। इसी वीडियो के अंतर्गत आगे मैं आपको रिसोर्स पर्सन के बारे में बताऊंगा। दोनों को जानकारी को मिक्स कर दूंगा, समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है। एक और बात कि कक्षा में विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक अपनी सहभागिता कैसे बना सकता है ज़्यादा, और अगर शिक्षक की सहभागिता नहीं बनेगी अपने विद्यार्थियों के साथ तो शिक्षक से विद्यार्थी रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और शिक्षक में ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं डेवलप होनी चाहिए जो बच्चों में रुचि पैदा करने की कला विकसित कर सके, और ज़्यादा ये खूबी शिक्षक में भी होनी चाहिए। और इसको विकसित कैसे कर सकते हैं, और ये जो वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, यह है एजुकेशनल डेवलपमेंट स्टडी का पार्ट। यदि आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया होगा, इसको हम बीएड बोलते हैं, या आपने बीटीसी किया होगा, वहां आपको इस विषय में अच्छे से बताया गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है। एक और बात इसमें कही गई है स्कूल टीचर के लिए कि शिक्षा को स्वतंत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा कुछ ना कुछ नया सिखाने का, कुछ ना कुछ नया बतलाने का भी कार्य करती रहनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपने आप को तैयार रखना है परीक्षाओं में सवाल के जवाब देने के लिए। एक और बात कही गई है स्कूल शिक्षक के एप्लीकेंट के लिए कि बच्चों के संदर्भ में या बच्चों के आधार पर पाठ्यक्रम और सामग्री का विकास करना, यानी कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है, और उसकी सामग्रियों का बच्चों के अंतर्गत विस्तारण, यानी कि क्या बोलते हैं, सर्कुलेट भी करना। यानी कि ये संस्थान आपको एक बना बनाया पाठ्यक्रम नहीं देगा पढ़ाने के लिए स्कूलों में, आपको पाठ्यक्रम स्वयं डेवलप करना। एक विशेष चीज है संस्थान की, पाठ्यक्रम को शिक्षकों को स्वयं डेवलप करना है, और रिसोर्स पर्सन के लिए जिनका चयन होगा उन शिक्षकों को इस स्कूल टीचर के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम को अवलोकित करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसका अवलोकन करना है, और संस्थान को रिपोर्ट सबमिट करनी है कि स्कूल टीचर्स के द्वारा जो न्यू पाठ्यक्रम बनाया गया है बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कितना गुणवत्तापूर्ण है, कितना वैल्यूएबल है, कितना सोसाइटी फ्रेंडली है। ये सब काम आपको रिसोर्स पर्सन के रूप में भी करना होगा। ठीक है। एक और बात कही गई है जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, वो सवाल होगा पाठ्यचर्या को लेकर, करिकुलम को लेकर, कि पाठ्यक्रम की योजना क्या होनी चाहिए। एक पाठ्यक्रम जो आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे, और एक पाठ्यक्रम वो होगा जो संपूर्ण किताब के अंतर्गत आपको समग्र रूप में व्यवस्थित तरीके से भी बतलाना होगा, स्पष्ट करना होगा। उसकी भूमिका क्या होगी, उसको किस प्रकार से तैयार करेंगे कैसे स्कूल शिक्षक है, और उस पाठ्यक्रम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होगा आपके अनुसार, ये भी आपको बताना होगा। मान लीजिए आपका चयन हो गया साक्षात्कार के लिए, और आपसे पूछा जाए कि आपका चयन हम क्यों करें, हमारे पास तो सैकड़ों शिक्षक है, तब आप बताएंगे कि आप में किस प्रकार की विशेष योग्यता है, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, या बच्चों को अच्छा समझा सकते हैं, या कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। और अगर सिखा सकते हैं तो उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम कोई कलाकारी है, कोई आर्ट है, कोई भाषा है, कोई मिमिक्री है, कोई रोचकता है, कोई विशेष प्रकार की कला है कि आपके अंदर, जो बच्चों को आप सीखने के लिए मजबूर करें और बच्चे आपसे सीखने के लिए विवश हो जाएं। ऐसी क्या गुणवत्ता है एक शिक्षक के नाते आपके अंतर्गत, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। और ये सवाल जो पूछे जाएंगे ना, आपके विषय के अनुकूल होंगे। आपने हिस्ट्री से अप्लाई किया है, मैथ से अप्लाई किया है, सोशल से अप्लाई किया है, हिंदी से अप्लाई किया है, जो भी आपका विषय रहेगा उससे उस विषय या उस विषय के अन्य विषयों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे एज अ स्कूल टीचर के लिए आपने अप्लाई किया। और हाँ, पाठ्यक्रम का उद्देश्य जरूर दिमाग में डाल लीजिएगा। भागीदारी सुनिश्चित करिएगा कि जब एक शिक्षक के रूप में आप किसी किसी विद्यालय में जाते हैं तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में होने वाली अन्य गतिविधियों में किस प्रकार से भागीदार हो सकते हैं, या किस प्रकार से भागीदारी उनको कराया जाए। क्योंकि बहुत से स्कूल में देखा गया है कि बच्चे सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल ही नहीं होते हैं।
जैसे कि कहीं प्रार्थनाएं होती हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, अच्छी प्रेयर होती हैं, कहीं कोई प्रतियोगिताएं होती हैं, कुछ बच्चे शामिल होते हैं, तो ये बच्चों में रुचि कैसे पैदा कर सकते हैं ऐसे शिक्षक के रूप में आप, कि आप बच्चों की सहभागिता उनमें बढ़ा सकें। क्योंकि बच्चे अगर सहभागी नहीं होंगे पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में, तो बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों की समझने की क्षमताएं बाधित हो जाएंगी। और एक शिक्षक के नाते आप उन बाधाओं को पहले तो पैदा ही मत होने दीजिए, और यदि वे बाधाएं फिर भी पैदा हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उन बाधाओं से बच्चों को मुक्त कैसे कर सकते हैं एज शिक्षक के रूप में, ये भी आपके दिमाग में इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है। एक और बात कही गई है इसके अलावा स्कूल शिक्षक के लिए, संस्थान ने वेबसाइट वाला है कि संवैधानिक मूल्यों में आपका विश्वास होना चाहिए। समाज में परिवर्तन करने की दिशा में एक शिक्षक और उसकी शिक्षा क्या योगदान दे सकती है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। आपके पास एक विश्लेषणात्मक और एक तर्कसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए। एक लॉजिक पूर्ण तरीके से आपको अपनी बात कक्षा में रखना, उसको स्पष्ट करना और बच्चों को समझाने की कला का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए। आपका माइंड फ्री होना चाहिए, एक खुले दिमाग की तरह आपका विकास होना चाहिए। और यदि आपका विकास पहले नहीं होगा तो बच्चों का विकास कैसे करेंगे? शिक्षा के आधार पर आपके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े ही नाजुक होते हैं, उस चिकनी मिट्टी की तरह नहीं होते हैं। बच्चे उस मोम की तरह होते हैं, हर किसी गर्मी आने पर पिघल जाते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं। और ये शिक्षक का स्वभाव ही होता है कि किसी बच्चे को शिक्षक से प्रेम हो जाता है और किसी बच्चे को शिक्षक से बहुत भय लगने लगता है। ये शिक्षक नहीं, शिक्षक की पढ़ाने की जो कला है, शिक्षक के सिखाने की जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पर बच्चों में ये परिवर्तन होता है। ठीक है। ये सब मैंने जो राम कथा या रामायण या महाभारत जो भी आपको बताई, ये स्कूल शिक्षकों के लिए थी जिन्होंने आवेदन किया है। और आपका विषय जो भी होगा उससे संबंधित आपसे सवाल जवाब होंगे। पेपर में सवाल एमसीक्यू भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं, या सब्जेक्टिव, दोनों ही प्रकार से आ सकते हैं। दोनों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। लगभग 12 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट की बात और कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। रिसोर्स पर्सन के लिए देखिए, रिसोर्स पर्सन के बच्चे ध्यान सुनिएगा, इस शब्द का मतलब समझ लीजिए पहले आप, कि शिक्षकों को पढ़ाते वक्त कक्षा में, विद्यालय को सुविधाएं देते वक्त अपने आसपास के एरिया में जिन जिन सुविधाओं की ज़रूरत है और जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनकी पूर्ति करने का काम, या उन समस्याओं को बतलाने का काम, उन समस्याओं का कारण पता लगाने के बाद संस्थान को रिपोर्ट करने का काम करना है रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत चयनित होने वाले स्टूडेंट्स को। कान में इस बात को डाल लीजिए, एफिडेविट पर कहीं लिख लीजिए, विशेष रूप से ध्यान रखिए। और शिक्षा नहीं बोल रहा हूं, शिक्षण की गुणवत्ता को किस प्रकार से आप बेहतर और विकसित करने में अपना योगदान किस तरीके से किस स्तर तक दे सकते हैं, ये समझ यदि आपके अंतर्गत है, और यदि ये समझ आपके अंतर्गत बहुत ज़्यादा भी विकसित हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसकी समझ है आपके अंतर्गत, तो आपका चयन 100% हो जाएगा इस संस्थान में रिसोर्स पर्सन के काम को करने के लिए। ठीक है। एक और बात, भाषा। रिसोर्स पर्सन का काम सभी विषयों में होता है, मैथमेटिक्स में होता है, फिजिक्स में होता है, सोशल साइंस में होता है, भाषा में होता है। और भाषा के अंदर कभी 4 भाषाएं मुख्य रूप से हैं, तमिल, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है। लेकिन ये भाषाओं का माध्यम इसीलिए रखा गया है क्योंकि भाषा ही होती है जो आपको किसी चीज को सीखने में सहायक और बाधक दोनों होती है। इसीलिए एक शिक्षक का एक से अधिक भाषाओं में ज्ञान होना कोई मैंडेटरी शर्त नहीं है, लेकिन अगर है तो बेहद अच्छा है आपके चयन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 2 भाषाएं नहीं आती तो आपका चयन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर है तो ये प्लस पॉइंट है, और नहीं है तो नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति का 3 से 6 महीने पे या 8 महीने से 12 महीने पे कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता है, या तबादला होता रहता है, या प्रमोशन के आधार पर उनका चयन कहीं और कर दिया जाता है, कहीं और भेज दो। उस कंडीशन में आपको वहाँ की भाषा, वहाँ के कल्चर, वहाँ के भूगोल का विशेष रूप से नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है रिसोर्स यानी कि संसाधन, जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की क्या दृष्टि,
है एक रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति के पास, इसीलिए इस संस्थान में इस पोस्ट का निर्धारण किया गया है। ठीक है, एक और बात करते हैं, K12 का नियम और सिद्धांत जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसके बारे में बात आगे करेंगे। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में करेंगे। शिक्षा और समाज के बारे में मूलभूत मान्यताओं को संबोधित करना शामिल है और साथ ही साथ शिक्षण सिखाने को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि एक होता है लर्निंग, है ना, और एक होता है शिक्षण। तो हम कैसे सिखाएं बच्चों को और बच्चे कैसे सीखें, इसको प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, इसकी भी समझ आपको होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मान लिए कर दिया जाए कि आप गए हैं किसी जनजाति समूह के अंतर्गत पढ़ाने के लिए बच्चों को, और आपको कंप्यूटर सिखाना है बच्चों को, और उस गांव में तो दूर दूर तक यातायात का संसाधन नहीं है, लाइट पहुंच गई है जैसे तैसे, लेकिन नेटवर्क में, तो कंप्यूटर कैसे सिखाएंगे बच्चों को आप? आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न मेडिकल साइंस के दौर में, आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व में कंप्यूटर यानी कि टेक्नोलॉजी से समझना और बच्चों को समझाना, उससे ज्ञान देना और बच्चों को उसके कितना जरूरी है आप सभी जानते हैं। तो उसकी शिक्षा कैसे देंगे आप बच्चों को? कंप्यूटर सिखाना है आपको, मान लीजिए कंप्यूटर ले आया कक्षा में, इंटरनेट नहीं है आपके पास, कैसे सिखाएंगे बच्चों को आप? तो सिखाने की कला आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप थोड़ा आईसीटी आपने कभी पढ़ा होगा भूतकाल में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इस विषय को अच्छे से पढ़ा लेंगे। ठीक है, और बातों पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूल में शैक्षिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। अब देखिए, जो एक शब्द आया था ना सहभागिता वाला, इसको हायर एजुकेशन में जोड़ देते हैं ईसीए से, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि पढ़ाई लिखाई और परीक्षाओं के अलावा बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हों, और शामिल होने का कारण क्या है, और शामिल होने के बाद बच्चों को क्या लाभ हो सकता है, इसके विषय में भी समझ और जानकारी होनी चाहिए रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति के पास में। इसका भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। एक और कहा गया है कि अपने चुने गए विषयों में, यानी कि जिस विषय से, मान लीजिए आपने किसी विषय से आपने यूजी किया, किसी से पीजी किया, उसकी बात कर रहे हैं, कि जिन विषयों को आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे, पढ़ाने का माध्यम कई होंगे आपके, एक ही माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे आप। ये डिमांड करता है स्कूल टीचर से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और शिक्षक किस तरीके से बच्चों को सिखा रहा है इसको देखने और इसको अवलोकित करने का काम करता है रिसोर्स पर्सन, फिर रिपोर्ट बना कर देगा। और ये माध्यम, मान लीजिए कोई शिक्षक नाटक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, कोई शिक्षक किसी प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, कोई शिक्षक कई प्रकार की संगोष्ठियों यानी कि सेमिनार वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। कौन सा माध्यम सशक्त है, सही है, बच्चों, विद्यालय और समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये सब देखने समझने का काम एक रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति को करना होता है, और उसको ये काम सौंपा भी जाता है। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा और। इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, 1940 गांधी जी याद आ गए, सॉरी 1936 में गांधी जी याद आ गए मुझे। और गांधी जी ने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया था, गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम। अब कुछ लोग उसे क्रिएटिविटी भी बोल देते हैं, तो गांधी जी के रचनात्मक, लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई, कम कर देते हैं, हाँ ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रम आपने कभी सुना होगा, 18 या 21 रचनात्मक कार्यक्रम थे गांधी जी के, पतली सी पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, कि बच्चे या बच्चों, अरे जो भी समझ लीजिए, आप भी तो बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे हैं, मेल फीमेल जो भी सीखते हैं इन अन्य गतिविधियों के माध्यम से, क्या उसके बाद उन बच्चों में या शिक्षकों में या विद्यालय में किसी प्रकार की कुछ नई रचनात्मकता का विकास होता है या नहीं, बच्चे कुछ और सीख पाते हैं या नहीं, या बच्चों पर कुछ ज्यादा ही दबाव, प्रेशर पड़ जाता है कि बच्चे पढ़ाई भी करें दिन रात और इन चीजों में प्रतिभागिता भी करें, शामिल भी हो, तो क्या ये सही है या अन्य गतिविधियां हैं, ये भी आपको बताना हो। मान लीजिए किसी ने एक सवाल कर दिया आपसे कि बच्चों की परीक्षाएं हैं 3 नवंबर को, उदाहरण दे रहा हूं, बच्चों की परीक्षाएं हैं 3 नवंबर को, है ना, और 31 अक्टूबर को उनका मैच रख दिया है। यदि उस मैच के कारण बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए तो प्रतियोगिता गलत है,
और यदि प्रतियोगिता भी बच्चा अच्छे से कर ले और परीक्षा भी अच्छे से पास कर ले तो प्रतियोगिता बच्चे के लिए फायदेमंद है। तो कौन सी प्रतियोगिता सही है ये जानने समझने का काम शिक्षक को करना है, और शिक्षक किस बच्चे को कौन सी भूमिका के लिए ज़्यादा तैयार करता है ये देखने का काम रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति को करना है। इन बातों का भी ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक और बात कही गई है रिसोर्स पर्सन के लिए कि समान विचारधारा वाले शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों का नेटवर्क बनाना। यानी कि अब देखिए, प्रत्येक विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, हर विषयों के विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं, और ये विशेषज्ञ और इन विशेषज्ञों की विशेष पहचान के कारण ही सदियां कह लीजिए या भविष्य कह लीजिए, दुनिया कह लीजिए, उनको याद भी रखती है। जैसे कि रामानुजन का नाम आपने जाना होगा, सीवी रामानुजन किस लिए जाने जाते हैं? मैथमेटिक्स के लिए। आपने आर्यभट्ट का भी नाम सुना होगा, किस लिए जाने जाते हैं? मैथमेटिक्स के लिए। आपने जेम्स एडिसन का नाम सुना होगा, किस लिए जाने जाते हैं? इस लाइट के लिए, बल्ब के लिए, टेलीफोन के लिए, विद्युत के लिए। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति की विशेषज्ञता के कारण जब उसकी पहचान बन जाती है समाज में, विद्यालय में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कह लीजिए, किसी में भी, तो उसकी पहचान को विकसित करने के साथ साथ उसी तरह से मिलते जुलते अन्य लोगों का एक समूह तैयार करना। क्योंकि मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, इतिहास के 100 बच्चे हैं, पढ़ाने का शिक्षक एक ही है, तो 100 बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ा पाएगा? बड़ा मुश्किल है ना। पढ़ा लेगा लेकिन दे नहीं पाएगा बच्चों को सब कुछ, तो हमको फिर और शिक्षकों की आवश्यकता है। और अगर आपका चयन किसी विद्यालय में एज अ रिसोर्स पर्सन हुआ है तो ये आपका दायित्व बनता है कि एक कक्षा में एक शिक्षक कितने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, और यदि आपको लगता है कि इस विषय को पढ़ाने के लिए 1, 2, 3 या 4 शिक्षकों की आवश्यकता है, तो इसकी रिपोर्ट और इसका ज्ञापन और इसकी प्रतिव्यक्ति आगे संस्थान को माध्यम से फॉरवर्ड करे जा सकते हैं। देखिए, आपके पता लगाने के बाद जब हमने समस्या का पता लगाया तो ये काम आगे बढ़ा और अन्य शिक्षकों की भर्ती हो गई। तो ऐसे विशेषज्ञता वाले शिक्षकों का एक समूह बनाना, उनको एकत्रित करना, उनके संपर्क में रहने का काम भी एक रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति को करना होता है या उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी 4-5 जिम्मेदारियां दी जाती हैं या काम की उम्मीद आपसे की जाती है। देखिए, ये जो कहानी है ना, इसमें आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों पास हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में सीधा सवाल आपसे कर देंगे। मान लीजिए, अच्छा आपका नाम आलोक है, आपने इतिहास से एमए किया है, तो ये बताइए कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनको आप इतिहास कैसे समझाएंगे? वो तो देख नहीं पाते। और अगर किसी ब्लाइंड को आपको ये बताना है कि ये विहार है और ये किला है, तो इसके फर्क को कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि तो ब्लाइंड है, ना ही उसने कभी विहार देखा है, ना ही उसने कभी किला देखा है ना, ना ही कभी उसने मंदिर देखा है, ना ही मठ देखा, ना मंदिर, तो इसके फर्क को कैसे समझाएंगे? जब शिक्षक के रूप में यदि आप इतिहास के शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाना है तो वहां काम करेगी आपकी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी आपको, यूट्यूब को, संस्थान को, मुझे तो होगी नहीं। अन्य क्षमताएं जैसे कि क्या है? और विषय सामग्री की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और अच्छी विषय सामग्री का चयन आप किन किन संसाधनों से, किन किन क्षेत्रों से, किन किन संस्थानों से और किन किन माध्यमों से कर सकते हैं और बच्चों को प्रदान कर सकते हैं एज अ शिक्षक के रूप में, ये भी आपको समझ होनी चाहिए। इसमें एक और बात कही गई है कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं, ऐसी थ्योरीज होती हैं जो समझाना कक्षा में बेहद जटिल हो जाता है। एक सरल सहज तरीके से बच्चों को आम बोलचाल की भाषा में उनके समझ में जो आए उस तरीके से समझाने का काम एक शिक्षक यदि करता है, और यदि शिक्षक इस काम को अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने पर रखने का काम भी रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति से उम्मीद करता है संस्थान। नेटवर्क और खासकर स्किल नेटवर्क की बात करता है विशेष रूप से, ना विशेषज्ञता वाले। हिस्ट्री के अच्छे टीचर कहाँ किस किस स्कूल में मौजूद हैं, हिंदी के अच्छे शिक्षक कहाँ मौजूद हैं, कहाँ ऐसे शिक्षक हैं विद्यालयों में जो ब्लाइंड हैं लेकिन बच्चों को इतिहास समझा सकते हैं अच्छे से। ऐसे अच्छे शिक्षक कहाँ हैं जो आर्ट, कला के माध्यम से
आर्ट कला के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसकी दृष्टि, इसका विजन, इसकी सोच, इसकी जानकारी भी एक रिसोर्स पर्सन वाले व्यक्ति में होने की उम्मीद करता है संस्थान। ठीक है, ये लगभग 24 मिनट का वीडियो मैंने आपको बकवास बातों के साथ कंप्लीट किया। 2 मिनट और ले लेता हूँ। आपने यूजी किया है या पीजी किया है, अपने विषय की रखेगा अच्छी समझ, पहली चीज। दूसरा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कैसे भी सवाल आए उसके लिए तैयार रहिएगा। तीसरा, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चौथा, यदि पेपर आपका ऑफलाइन होता है, किसी दूसरे राज्य में आपको बुलाया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, तो आने जाने का जो भी आपका किराया लगेगा उसका प्रूफ साथ में रखिएगा। जो टिकट होती है आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और जब इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे बताइएगा, उस पर नया वीडियो बना देंगे। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको जानकारियाँ दे देंगे। वैसे तो मौजूद हैं कई वीडियो, 2-3 वीडियो मौजूद हैं, उसको देख लीजिएगा। लेकिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, लगभग 24 घंटे का ये समय है। 27 की रात में अपलोड करने वाला था वीडियो, लेकिन कुछ समस्याएं और स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो गया, नहीं बना पाया वीडियो। तो आपको मैं 28 अक्टूबर को वीडियो दे रहा हूं। और कल होने वाली परीक्षाओं के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बात समझ में ना आई हो, पुनः कहूँगा पूछ लीजिएगा। और कोई बात सर के ऊपर से गई हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार का, प्रकृति का, शिक्षकों और पुस्तकों का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।